हेलो 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 हेलो। हेलो हेलो। बढ़ते हैं आगे। आज हम लोग को सीखना है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या सीखना है हम लोग को? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। पहले हम सीखते हैं फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, पहले हम इसको समझते हैं। ठीक है, आप एक चीज देखिए, कोई भी सॉलिड सब्सटेंस रखा हुआ है, सॉलिड सब्सटेंस में भी कभी कभी आप देखिएगा कि ये धीरे धीरे वेपर में कन्वर्ट होते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है कैंपर। और आपने कभी देखा होगा आइस का सिल्ली जो होता है, बर्फ का सिल्ली जो रखा होता है, उससे भी आपको देखिएगा कि धुआं जैसे कुछ उठते रहता है। ये भी आपको वेपर में चेंज होता है डायरेक्ट। ठीक है, अगर आप इसी तरह से इसी केमिकल सब्सटेंस का लिक्विड लेते हैं तो ये भी आपको वेपर में चेंज होता है। हर लिक्विड वेपर में चेंज करता है डिपेंडिंग अपॉन द
इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, एनी लिक्विड, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये वेपर में, सॉलिड वेपर में कन्वर्ट हुआ है, इसका भी वेपर प्रेशर है, इसको हम लोग कहते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड। और लिक्विड भी वेपर में कन्वर्ट होता है, और इसको हम लोग कहते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। क्या कहते हैं इसको हम लोग? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड कहते हैं। ये आपका वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड है और ये आपका वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड है। एक आपका वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड है और एक आपका वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड है। अगर सेम केमिकल सब्सटेंस लिया जाए, सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी कम होता है, या मोर इनके मॉलिक्यूल्स मोर एनर्जेटिक होते हैं, और इसी कारण से ये वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड विल बी ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड। ठीक है, लिक्विड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो मोर एनर्जेटिक होते हैं इन कंपैरिजन टू सॉलिड मॉलिक्यूल्स, एंड देयरफॉर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज मोर देन दैट ऑफ सॉलिड। These two are taken for the same chemical substance। ठीक है, अब इसका अगर हम ग्राफ से अगर देखें, यहाँ पर आप ले लीजिए टेम्परेचर और यहाँ पर आप ले लीजिए वेपर प्रेशर। एक ले लीजिए आप टेम्परेचर और एक ले लीजिए आप वेपर प्रेशर। एक क्या ले लीजिए आप? टेम्परेचर ले लीजिए, और एक और क्या ले लीजिए आप? वेपर प्रेशर। ठीक है, तो टेम्परेचर है और एक वेपर प्रेशर है। सॉलिड सब्सटेंस का अगर देखिए, सॉलिड सब्सटेंस जनरली लो टेम्परेचर पर होता है, इसका वेपर प्रेशर कुछ ऐसे है, और जो लिक्विड सब्सटेंस है उसका वेपर प्रेशर कुछ ज्यादा है। ठीक है, ये आपका किसका है वेपर? ये आपका सॉलिड का। और ये किसका है आपको? लिक्विड का। लिक्विड कहने का मतलब आपको प्योर लिक्विड लेना होगा। लिक्विड कहने का मतलब आपको किसको लेना होगा? प्योर लिक्विड का लेना होगा। अब हम करते क्या है कि फ्रीजिंग का मतलब क्या होता है? तो लिक्विड जो आप लिए हो ये भी वेपर में जाएगा। अब आप एक काम करिए, सेम कंटेनर में आप लिक्विड ले लीजिए, सेम कंटेनर में आप लिक्विड ले लीजिए, ठीक है, और मान लो थोड़ा सा आइस है, ये सॉलिड है, तो इस सॉलिड की वजह से इसी केमिकल सब्सटेंस का ये सॉलिड है, इसी का ये वेपर प्रेशर है और इसका ये वेपर प्रेशर। सेम केमिकल सब्सटेंस है जो वेपर में जा रहा है, सेम केमिकल सब्सटेंस है जो सॉलिड से वेपर में जा रहा है। अब अगर एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर ये वेपर प्रेशर और ये वेपर प्रेशर दोनों बराबर हो जाए, तो फ्रीली लिक्विड आपको सॉलिड में चला जाएगा या सॉलिड आपको वेपर में आ सकता है फ्रीली, कोई उसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा। हम कहते हैं कि इस ऐसे खास टेम्परेचर को हम लोग फ्रीजिंग टेम्परेचर का फ्रीजिंग पॉइंट। तो आप एक काम करिए, लिक्विड जो आप लिए हैं इसका टेम्परेचर को डाउन करिए, ये लिक्विड का वेपर प्रेशर ऐसे होगा, और जो सॉलिड है इसके टेम्परेचर को बढ़ाइए, ये इसका वेपर प्रेशर होगा। एक ऐसा टेम्परेचर जहां पर इन दोनों का, एक ऐसा टेम्परेचर जहां पर इन दोनों का वेपर प्रेशर बराबर हो जाए, इसी को हम क्या करते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट। अब आप समझिए कि अगर प्योर लिक्विड के बजाय सॉल्यूशन आप लिए होते, प्योर लिक्विड के बजाय सॉल्यूशन आप लिए होते, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर
प्योर लिक्विड से तो कम होता है। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर लिक्विड से तो कम होता है, ठीक है। और इसीलिए इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से चलेगा। लेकिन क्या सॉलिड का वेपर प्रेशर और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या आपस में इक्वल हुआ? नहीं। इस टेम्परेचर पर ये यहाँ है और ये यहाँ है। इन दोनों को बराबर करने के लिए इसको हम बैक ट्रेस करते हैं। एक ऐसा टेम्परेचर जो TF पहले वाले केस से फ्रीजिंग पॉइंट से कम वाला फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, उस समय सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर होगा, यानी कि यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट हो। अगर आप प्योर लिक्विड लिए होते, प्योर सॉल्वेंट लिए होते, तो फ्रीजिंग पॉइंट आपका ये था, लेकिन उसमें नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट ऐड कर दिए, वो सॉल्यूशन बन गया। और अब आपको टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग टेम्परेचर ये वाला हो गया, जो कि प्योर के केस से कम है। इसी को कहते हैं डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग, नाम जो दिया गया। अगर और ज्यादा नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट डालिएगा तो आपको और कम हो जाएगा। ये मान लीजिए सॉल्यूशन 2। और ये एक और पॉइंट नीचे आपको TF2 करके यहाँ पर आएगा, ठीक है। समझने में कोई दिक्कत? नोट कर लीजिए, मेन कॉन्सेप्ट यही है। अगर कहीं पर दिक्कत लगता है तो बताइए, मैं फिर से बता रहा हूं आपको। नोट कर लीजिए इनको, और डिफिनेशन लिखना चाहे फ्रीजिंग पॉइंट का तो लिख सकते हैं। द टेम्परेचर एट विच the temperature at which vapor pressure of solid becomes equal to vapor pressure of liquid। नोट कर लिया? द टेम्परेचर एट विच, लिखा हुआ है बोर्ड पर डिफिनेशन, डिफिनेशन बोर्ड पर लिखा हुआ है।
कल जिस तरह का एक सिमिलर ट्रायंगल हम लोग बनाए थे, उसी तरह का एक सिमिलर ट्रायंगल आज भी बना हुआ है। TF, TF1, TF2। मान लीजिए पॉइंट ए है, बी है, सी है, डी है, E। क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम सिमिलर ट्रायंगल ADB and ABC, AB by AC, AB by AC is equal to BD by C। AB क्या है? AB है आपको change in vapor pressure during first case by AC क्या है? change in vapor pressure during second case। BD क्या है? BD कैसे निकालिएगा? BD इसमें से इसको माइनस कर दीजिए तो BD आ जाएगा। तो लिखिएगा TF माइनस TF1 और CE क्या है? CE TF माइनस TF2। del TF1 by del TF2। del TF1 del TF1 by del TF2। del TF1 by del TF2। यहां से एक चीज देखिए, P1 के करस्पॉन्डिंग F1, P2 के करस्पॉन्डिंग F2, यानी कि del T is proportional to del TF is proportional to del P। और कल हम लोग पहले से सीखे हुए थे, परसों से ही, कि del P is directly proportional to मोलरिटी। इसीलिए del TF is equal to KF into M। TF is equal to KF into M। And if solid dissociate or associate and if
solid solute dissociate or associate, then del TF is equal to I into K into L. K क्या है? K is called molar depression constant or cryoscopic constant. K का वैल्यू होता है RTF स्क्वायर by 1000 into where LF is latent heat of fusion of the solvent. यूनिट क्या होगा? कैलोरी पर ग्राम और जूल पर ग्राम. इसका एक फॉर्मूला और होता है RTF by 1000 into del H fusion by M. यहाँ पर ये M जो है GMM of the solvent और del H आपका है enthalpy of fusion. del H क्या है आपको? enthalpy of fusion. कुछ न्यूमेरिकल करके देखा जाए. ये आपको मैं यहां ले देता हूं del HF by M. चलिए एक न्यूमेरिकल लिखा जाए.
Question: if boiling point of an aqueous solution is 100.1 degree Celsius. If boiling point of an aqueous solution is 100.1 degree Celsius, what is its freezing point? Given LF and L vaporization of water are 80 calorie per gram and 540 calorie per gram respectively. देखिए तो करके बनाकर देखिए तो बनाइएगा थोड़ा जल्दी। आप लोग कैलकुलेशन में कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जल्दी बनाइए। कोई बनाए?
अभिषेक पॉजिटिव में कि निगेटिव में? अभिषेक पॉजिटिव में कि निगेटिव में? प्लस में 0.36 डिग्री सेल्सियस कि माइनस में? माइनस में होगा बाबू, चूंकि वाटर है ना। सॉल्वेंट क्या है आपको? सॉल्वेंट वाटर है और फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हुआ है यानी कम हुआ है, तो वाटर का खुद 0 डिग्री सेल्सियस होता है और उससे भी कम डिप्रेस होकर के कहां चला जाएगा? माइनस में चला जाएगा। ठीक है, इसलिए माइनस में होगा। और कोई? और कोई? बाकी लोग बना ही नहीं रहे। अंजलि बनाई? चलिए काम करते हैं। इसी को हमें ठीक करना है, बन रहे नहीं रहा है, इसीलिए मैं न्यूमेरिकल बार बार दे रहा हूं कि बना कर देखिए। देखिए क्या क्या दिया है। बॉइलिंग पॉइंट दिया है कितना? एक्वस सॉल्यूशन का। अगर प्योर वाटर होता तो बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। और एक्वस सॉल्यूशन का कितना दिया हुआ है?
100.1 डिग्री सेल्सियस। इलेवेशन कितने का हुआ? दिस माइनस दिस, करेक्ट। तो हमसे पूछा गया कि फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो, निकालते हैं। ये डेल टी बी किसके बराबर होता है? के बी इंटू एम। और के बी किसके बराबर होता है? के बी बराबर होता है आर टी बी स्क्वायर बाय 1000 इंटू एल वेपराइजेशन इंटू एम। होता है कि नहीं होता है? हमें क्या चाहिए? टीबी मालूम है, आर मालूम होता है, टीबी मालूम है, डेल टीबी मालूम है, टीबी मालूम है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, मोलालिटी यहां से मुझे निकल जाएगा। इसी तरीके से फॉर फ्रीजिंग लिख लीजिए। फॉर फ्रीजिंग क्या हो जाएगा फॉर्मूला? ऐसा ही फॉर्मूला लिख लीजिए, डेल टी एफ इज इक्वल टू आर टी एफ स्क्वायर बाय 1000 इंटू एल फ्रीजिंग इंटू एम। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1 और इसको मान लीजिए इक्वेशन 2, और इसीलिए 1 में 2 से डिवाइड कर दीजिए। क्या मिलेगा आपको? डेल टी बी बाई डेल टी एफ इज इक्वल टू, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा, और एम से एम कैंसिल हो जाएगा। ऊपर में क्या बचेगा? टीबी स्क्वायर बाई एल वेपराइजेशन, और नीचे में टीएफ स्क्वायर बाई एल फ्रीजिंग। टीबी बाई टीएफ एल बाई एल वेपराइजेशन। इसलिए सॉल्व करिए इसे। डेल टीबी हमें पता है, डेल टीबी हमें पता है 0.1 बाई डेल टी एफ इज इक्वल टू टीबी। बॉइलिंग पॉइंट वाटर का कितना होता है? 373। फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 273 का होल स्क्वायर। एल एफ कितना है? 80। एल वेप कितना है? 540। इसको सोल्व करने पर यहां से टीएफ निकाला जा सकता है, डेल टी एफ। और ये डेल टी एफ कितना आया आपको? मैं कर देता हूं 273 बाई 373 का होल स्क्वायर इंटू 540 बाई 80 इंटू 0.1, 0.361 आ रहा है। ये डेल टी एफ क्या आता है? टी एफ फाइनल माइनस टी एफ इनिशियल इज इक्वल टू 0.361। होता है? हमसे पूछा गया, क्या पूछा गया? व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट? ये तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है ना। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है आपको 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और उससे डिप्रेशन हुआ है इतने का, तो फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो जाएगा?
0.361 डिग्री सेल्सियस आपका। चूंकि ये डिप्रेशन है, वाटर से इतना डिग्री सेल्सियस से और कम हो जाएगा। चलिए, बन गया। एक क्वेश्चन और करिए आप। एक क्वेश्चन और करिए। थाउजेंड ग्राम वाटर have 0.1 mole यूरिया, जिसका GMM 60 होता है, and its freezing point is and now it is freezed up to -2 degrees Celsius. Then how much amount of ice will form? देखें तो बनाकर इसको। देखिए, आखिरी आंसर तक आप नहीं भी पहुंचिए, एफर्ट तो लगाइए। एफर्ट लगाना एक बहुत बड़ा चीज होता है। हाँ, आपको फोन आया है? कहाँ से बात कर रहे हैं? हाँ, बालकिशन प्रसाद, पॉलिसी ले लिया हूँ ना। बालकिशन प्रसाद, बालकिशन प्रसाद। हाँ है, बालकिशन प्रसाद। नहीं, ठीक है, ठीक, खुला हुआ रहता है ना। ठीक है, ऐसा कुछ कहा नहीं, ठीक है।
कुछ हिंट दें, देखिए पहले वाटर सॉल्वेंट है, लेकिन उस जब फ्रीजिंग पॉइंट पर जब चला जाएगा तो उस वाटर का एक पार्ट कुछ जम जाता है, फ्रीज कर जाता है, ठीक है। ज्यादा टेम्परेचर नीचे ले जाइएगा तो ज्यादा आपको वो हो जाएगा, जम जाएगा। तो जो पार्ट जम जाता है, सॉलिड हो जाता है, वो पार्ट आपको सॉल्वेंट का पार्ट नहीं रह जाता, तो एक्चुअली में सॉल्वेंट का मास चेंज कर जाता है। 2 मिनट फिर से अटेम्प्ट लेकर के देखिए, नहीं तो मैं बना कर दे, ये जरूर पढ़ना है आप। 1-2 मिनट ट्राई करके देखिए, मैं बता रहा हूं। बता दें, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है जो आपको जानना है। देखिए क्या करना होगा इसमें। 100 ग्राम H2O, सॉरी 1000 ग्राम H2O have 0.1 मोल यूरिया, यानी सॉल्वेंट का हिंट दे दिया है, सॉरी सॉल्यूट का हिंट दे दिया है, सॉल्वेंट का भी हिंट दे दिया है, और ये भी कह दिया है कि ये फ्रीज करता है -0.2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहां से हमें आ जाता है डेल टी एफ, पहले ही वाले से KF इंटू एम। पहला केस में डेल टी एफ कितना लिखिएगा, तो डेल टी एफ आपको खुद दे दिया 0.2। देखिए पानी लिया गया है सॉल्वेंट, तो पानी जो वाटर होता है बेटा, ये 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज करता है, लेकिन पानी में जब यूरिया मिला दिया तो आपको ये -0.2 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज करना, यानी डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट में कितने का हुआ, 0.2 का हुआ, इसीलिए यहां पर लिखा जाएगा 0.2। KF नहीं पता, छोड़ देते। मोलालिटी, मोलालिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो केजी में इसको कितना लिख सकते हैं, 1। पहला कंडीशन खत्म हो गया। इससे आपको KF कितना मिल गया, इससे ये हट गया और KF का वैल्यू 2 यूनिट आ गया। अब आपकी बात कहा है कि सॉल्यूट को इतना ही रखिए, सॉल्यूट को इतना ही रखिए और टेम्परेचर को आप इतना डिग्री सेल्सियस तक ले जाइए, तो हाउ मच आइस विल फॉल। अब एक चीज बता दो मुझे, 0.2 डिग्री सेल्सियस पर जब आपको सिस्टम था तो फ्रीज कर रहा था, और 0.2 से भी नीचे चले जाइएगा तो ज्यादा ना फ्रीज कर जाएगा, तो कुछ
कुछ सॉल्वेंट जो आपका है ये फ्रीज करके अब आइस बन जाएगा और कुछ वाटर आपको अभी भी लिक्विड वाटर के फॉर्म में रह जाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि अब x ग्राम ऑफ आइस हैज बीन फॉर्म। मान लो इतना नीचे टेम्परेचर ले गए तो कुछ तो पानी बर्फ जरूर बनेगा, फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे ले गए तो कुछ तो बर्फ जरूर बनेगा, वो मान लीजिए कि x ग्राम है। तो इसीलिए नाउ लिक्विड वाटर लेफ्ट कितना हो जाएगा 1000 माइनस x ग्राम, होगा कि नहीं होगा? तो लिक्विड वाटर जो बच गया है वो 1000 माइनस x ग्राम होगा और फ्रीजिंग पॉइंट दिया है माइनस 0.2। फिर से इसको लगाइए, del T F इक्वल टू KF इंटू M। del T F क्या है 0.2, KF वहां से मिल चुका है। मोलालिटी, मोलालिटी क्या हो जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट by mass of solvent in kg। kg में कन्वर्ट कर दीजिए। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। सॉरी, del T F 2 डिग्री सेल्सियस, del T F 2, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां से आएगा 1 इज इक्वल टू 0.1 इंटू 1000 बाई 1000 माइनस आएगा, इसको इधर ले जाइए, 1000 माइनस x इज इक्वल टू 100, यानी आइस जो बनेगा वो होगा 1000 माइनस 100 यानी कि 900 ग्राम। 900 ग्राम आपको आइस बन जाएगा। आइस कितना बनेगा आपको 900 ग्राम वाटर आपको आइस बन चुका हो। एक और क्वेश्चन करिए, कुछ तो सीखे ना इसमें आप लोग। एक क्वेश्चन और करिए आप। और solution of complex represented as PtNH3 का whole for Cl4। in water had del TF equal to given Kf for water
assuming 100% ionization of the complex, right? The ionization nature and formula of कॉम्प्लेक्स। देखिए तो अटेम्प्ट लेकर थोड़ा अलग अलग वेरिएशन पे करवा दे रहे हैं ना, अलग अलग तरह का चीज देखा हुआ रहे तो नया क्वेश्चन में कुछ दिमाग लगता भी। ये आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक पर चले जाएंगे। हाँ, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन तो रहता ही है, सब एग्जाम में देख लीजिए क्वेश्चन बैंक। डाइल्यूट सॉल्यूशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन रहता ही है, इसलिए कम से कम एक तो आप कर लीजिए, एक से भी सीखिएगा कि क्या उसमें करना होता है, नहीं तो सीधे आपको छोड़ना होगा।
कोशिश करिए, 1-2 मिनट और करिए ना, मैं बताता हूँ। कुछ होगा? चलिए मैं गाइड कर देता हूँ। एक क्वेश्चन कम से कम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सॉल्यूशन चैप्टर में बनाने आना चाहिए। एक क्वेश्चन का भी अगर आपको आइडिया लग गया तो बाकी क्वेश्चन आपसे बन ही जाएगा। तो एक सीखते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। 0.001 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेड एज। देखो बेटा, कॉम्प्लेक्स आपको लिखा हुआ है PtNH3 का होल 4, PtNH3 का होल 4 Cl4 आपको लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें ये दिक्कत है, इसमें ये दिक्कत है बेटा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर में ये तो चारों होगा, अमोनिया ये सब जितना होता है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बाहर नहीं अंदर है। लेकिन क्लोरीन कितना अंदर है ये हमें नहीं पता। तो मान लेते हैं कि क्लोरीन अंदर में N है, तो फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं इसका? इसको लिख सकते हैं फॉर्मूला PtNH3 का होल 4 Cl(n). मान लेते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर में, तो बाहर में कितना हो जाएगा? 4 - ताकि n एंड 4 - मिल करके 4 हो जाए। अब इसको पानी में जब डालिएगा तो कैसे टूटेगा? PtNH3 का होल 4 Cl(n). ध्यान दें, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला टूटता नहीं है, ठीक है।
चार्ज क्या हो जाएगा, +4 माइनस n +4 माइनस n इंटू Cl माइनस, ऐसा ही ये टूटेगा। रिप्रेजेंटेड एज दिस वाटर है TF, दिस वन TF दे दिया, गिवन Kf फॉर वाटर KF भी दे दिया, 100% आयोनाइजेशन, मतलब जितना भी ये पार्टिकल है सारा का सारा यहां चला है, ठीक है। तो यहाँ I कितना हो जाएगा, एक पार्टिकल गया है कितने में, 1 + 4 माइनस n में गया, 5 माइनस n है आपका I का वैल्यू। तो इसीलिए फार्मूला लगा दीजिए, डेल टी एफ इज इक्वल टू आई के एफ इंटू एन, वैल्यू पुट कर दीजिए, आई क्या आ जाएगा, डेल टी एफ है के एफ इंटू एन, डेल टी एफ कितना है 0.0054 बाई के एफ 1.86 बाई एम, मोलालिटी, मोलालिटी आपको दिया हुआ है 0.00, कैंसिल करिए 1 2 3 4, यानी कि 54/18.6, लगभग ये कितना आ जाएगा आपको 3 आ जाएगा, इसीलिए ये आपको 3 है और n आपको 5 माइनस 3 यानी कि 2 है। यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होगा, देखिए Pt NH3 का होल को Cl2 एंड Cl2, आयनाइजेशन नेचर हो गया, और दूसरा है फॉर्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स, तो कुछ आइडिया आपको लगा कैसे करना होता है, बहुत बड़ा नहीं है, बस आइडिया होना चाहिए। कोई दिक्कत, बहुत मुश्किल नहीं है, आप लोग भी कर सकते हो, बस आइडिया नहीं रखें। बढ़िया क्या, अब हम लोग सीखते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस देखिए क्या होता है, ये एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, एक साइड में प्योर सॉल्वेंट लिया गया और एक साइड में सॉल्यूशन लिया गया, एक साइड में
प्योर सॉल्वेंट लिया गया है और एक और साइड में आपको क्या लिया गया है, सॉल्यूशन लिया गया है। ठीक है। ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस होता है आपको, जैसे इधर प्योर सॉल्वेंट है तो केवल एक ही तरह के पार्टिकल जब किसी सिस्टम में हो तो वहां टकराव सब एक ही जैसे कमोबेश होते रहते हैं, रैंडमनेस उसका उतना ज्यादा नहीं होता है। लेकिन अगर उस सॉल्वेंट में कुछ सॉल्यूट को ऐड कर दिया जाए, अगर उस सॉल्वेंट में कुछ सॉल्यूट को ऐड कर दिया जाए तो अब जो सॉल्यूशन तैयार हुआ इसमें दो तरह के पार्टिकल्स, एक सॉल्वेंट के पार्टिकल्स है और दूसरा सॉल्यूट का पार्टिकल है। ये दोनों अलग अलग तरह के हैं और इसीलिए जब इनका मिक्सचर तैयार होता है, सॉल्यूशन तैयार होता है, तो दो अलग अलग तरह के पार्टिकल होने की वजह से कॉलिजन्स के कॉलिजन जो होते हैं उनके टाइप्स का नंबर जो होता है वो और बढ़ जाता है और एंट्रोपी सिस्टम का आपको इंक्रीज कर जाता है। तो इस साइड ज्यादा एंट्रोपी है और इस साइड आपका कम एंट्रोपी है और इसी के कारण सॉल्वेंट पार्टिकल के पास, प्योर सॉल्वेंट जो है इसके पास एक टेंडेंसी होता है कि हम लो एंट्रोपी से हाई एंट्रोपी की तरफ चले जाएं और हम ही ज्यादा स्टेबल हो जाए। हम लोग पढ़ते हैं कि कोई ऐसा प्रोसेस डेल जी इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एच, जिसमें डेल एच का वैल्यू अगर 0 हो तो डेल जी को निगेटिव करने के लिए अगर एंट्रोपी अगर बढ़ जाए, देखिए अगर डेल एच इस केस में पॉजिटिव हो तो माइनस साइन के साथ डेल जी निगेटिव हो जाएगा, यानी कि वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। अगर आपको प्योर सॉल्वेंट जहां एंट्रोपी कम है से सॉल्यूशन साइड जहां एंट्रोपी ज्यादा है की ओर मूव करता है तो ये प्रोसेस आपको स्पॉन्टेनियस होता है, इसको करवाने की आपको जरूरत नहीं होती है और ये अपने आप आपको होते चले जाता है। तो इट इज द मूवमेंट ऑफ, लिखिए डेफिनेशन आप लोग, मैं लिखवाता हूं। ये क्या है आपको, यहां लो एंट्रोपी होता है और यहां क्या होता है, हाई एंट्रोपी, और यहां डिफिनेशन क्या हो जाएगा, इट इज द spontaneous flow of solvent particles from its low concentration side to high concentration side। और ये क्या होता है बेटा, स्पॉन्टेनियस होता है, इसको करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। By doing this, entropy of the system increases, or in other words, increase in entropy is the driving force behind osmosis। यानी कि ऑस्मोसिस करवाने के पीछे किसका हाथ होता है,
कौन काम कर रहा होता है? इंक्रीज इन एंट्रोपी। ऑस्मोसिस होने से एंट्रोपी आपका इंक्रीज कर जाता है। ऑस्मोसिस होने से एंट्रोपी आपका क्या हो जाता है? इंक्रीज कर जाता है। एसपीएम क्या होता है? ये तो आप लोग जानते हो, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एसपीएम क्या होता है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। लिखिए, एसपीएम का डिफरेंशियल लिखिए। a membrane which allows a membrane which allows only solvent particles to move across it, only solvent particles to move across it ये दो तरह के होते हैं, एक नेचुरल होते हैं, एक आर्टिफिशियल होते हैं। लिख लीजिए, नेचुरल एसपीएम, it is the animal or plant cell membrane, it is the animal or plant cell membrane formed just below the outer skin, formed just below the outer skin, लिखिए, आर्टिफिशियल एसपीएम, एक दो लिख लीजिए, कॉपर फेरोसाइनाइड, FERRO, कॉपर फेरोसाइनाइड। दूसरा लिखिए एग्जाम्पल इसका, यस, सिलिकेट्स ऑफ आयरन, कोबाल्ट एंड निकेल, सिलिकेट्स ऑफ आयरन, कोबाल्ट एंड निकेल।
आगे थ्योरी हमारा थोड़ा बड़ा है, आज हम आपको यहाँ पर थोड़ा रोकते हैं, त्योहार का दिन भी आज हमारे लिए, आपके लिए, ठीक है। आज यहाँ पर रोकते हैं, शीट में आपको असाइनमेंट बनाने के लिए दे दूंगा। थैंक यू ऑल।